नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बा के मोहल्ला कपूरा खिजिर में बदमाशों ने पुजारी को बंधक बनाकर राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की 6 बेशकीमती मूर्तियां लूटकर फरार हो गए। पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी की घटना की सूचना पर डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह व एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। सीओ सदर मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि अष्टधातु की भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, राधा, कृष्ण व बलराम की 6 बेशकीमती मूर्तियां लेकर चोर फरार हो गए हैं। फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुजारी की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश पुलिस कर देगी। आज सुबह 4 बजे थाना मुबारकपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे थाना मुबारकपुर कस्बे में रोडवेज के पास एक राम जानकी मंदिर है, जहाँ पर एक प्राचीन कुछ मूर्तियाँ हैं रखी, उनकी चोरी हो गई है। इस बात की सूचना पर स्थानीय पुलिस और मौके पर सभी अधिकारी पहुँचे और मौके पे जो घटनास्थल है उसकी जांच की गई और साथ ही साथ जो पुजारी हैं उनकी तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मुबारक पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हम लोग लगातार जो है इसकी तफ्तीश और जांच में लगे हुए हैं और हम लोग जल्द ही जल्द जो है इस घटना का अनावरण करेंगे। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में ईद पूरी सादगी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर पर ही नमाज अदा कर मनाई। बता दें कि शहर क्षेत्र में ईद का त्यौहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ईदगाह के साथ ही अन्य मस्जिदों पर ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ईदगाह के साथ अन्य मस्जिदों पर सन्नाटा पसरा रहा। वैसे पहले ही जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील किया था कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में परिवार के साथ ही ईद मनाएंगे और ऐसा हुआ भी। ईद के दिन गुलजार रहने वाले मस्जिदों पर सियापा छाया रहा। इक्का दुक्का गुब्बारे वाले नजर आए, जहां बच्चे खरीदारी करते नजर आए। शहर क्षेत्र के जामेतुर रशाद नगर के रहने वाले तलहा रशादी ने बताया कि इस बार सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों पर ईद की खुशियां मना रहे हैं और जो ईद पर खर्च करने वाले पैसे हैं उसे कोरोना संक्रमण काल में ज़रूरतमंदों पर खर्च करेंगे। देखिए, ईद तो जो त्यौहार होता है ये खुशी का त्यौहार होता है। रमज़ान में जो हम पूरी एक महीना इबादत करते हैं, तो ईद के दिन अल्लाह ताला हमें अपने बंदों को उस इबादत का इनाम के तौर देता है और ये खुशी का दिन होता है। पर चूँकि आज पूरा विश्व और हमारा देश कोरोना से बुरी तरह से पीड़ित है, तो इस बार सब ने ये फ़ैसला किया था, तमाम उलमा इकराम ने, तमाम आलिम दीन ने, तमाम मकातिब के उलमा ने फ़ैसला किया था कि हम ईद का त्यौहार सादगी से मनाएंगे और चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और जो तमाम दिशा निर्देश हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उसका पालन भी करना था, तो लोगों ने अपने घरों पे ही नमाज़ पढ़ी और अपने घरों पे ही ईद के त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद के त्यौहार की खुशियाँ बाँट रहे हैं। तो ये एक मुसलमानों ने, पूरी कम्युनिटी ने अपने में भी फ़ैसला किया था कि हम बहुत सादगी से ईद की खुशियाँ मनाएंगे और जो ख़र्चा ईद में होता था हम उस ख़र्चे से गरीबों का पेट पालेंगे, बेसहाराओं के घर पे ईद के सामान पहुंचा देंगे और जो ऐसे मज़दूर तबका है, वो भले से किसी भी धर्म का मानने वाला हो या और जो पीड़ित तबका है जिसके यहाँ खाने पीने को नहीं है, हम जो ईद के कपड़े के जो पैसे होते थे या जो ईद की दूसरी चीज़ों के जो पैसे होते थे, वो पैसे हम उनके ऊपर ख़र्चा करेंगे। तो इसी तरह से ईद मनाई गई। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच सोमवार को 77 सैंपल के जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 19 मई को 77 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लैब में भेजा गया था, जिसमें से 77 मरीजों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रौना पार के सिपाही भी शामिल है, जिसकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 25 मई तक सरकारी व निजी लैब में कुल 2277 सैंपल भेजे गए थे। इसमें प्रवासी और 2 मृत व्यक्तियों सहित 40 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि 1848 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1888 व्यक्तियों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है। आजमगढ़ जिले के रानी सराय थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में एक दुकान पर बैठकर शराब पीने से मना करने पर मनबड़ों ने 2 सिपाहियों को मार पीट कर घायल कर दिया। घायल सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 1 दर्जन के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने और मारपीट सहित
कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। बता दें कि रानीसराय थाने के सिपाही रंजीत गुप्त व अमितपाल क्षेत्र में गश्त करते हुए कोटला बाजार पहुंचे। सिपाहियों का कहना है कि बाजार में स्थित एक मिठाई की दुकान पर कुछ लोगों को बगैर मास्क लगाए बैठा देखा तो वे रुक गए। दुकान पर वे लोग शराब पी रहे थे तो सिपाहियों ने मना किया तो वे कहा-सुनी करने लगे। उसी दौरान अचानक मनबड़ युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में सिपाही रंजीत गुप्त को चोट लगने से जख्मी हो गए। खाकी पर हमले की भनक लगी तो थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। एहतियात के तौर पर गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। रानी की सराय इंस्पेक्टर रामायण सिंह ने बताया कि घायल सिपाही की तहरीर पर अल्लीपुर गांव के प्रधान राजेश यादव व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपित प्रधान के दरवाजे के सामने खड़ी जेसीबी और कार को अपने कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि 25 मई को रोडवेज बस स्टेशन पर विभिन्न राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से कुल 1648 प्रवासी मजदूर और यात्री आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 1008, गुजरात से 80, गोवा से 229, दिल्ली से 86, हरियाणा से 78, पंजाब से 39, कर्नाटक से 43, उत्तराखंड से 4, तमिलनाडु से 11, गौतम बुद्ध नगर से 27, गाजियाबाद से 12, कानपुर से 15 व कुवैत से 16 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। सभी को ब्रेकफास्ट व लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया एवं रोडवेज पर ही सभी का मेडिकल परीक्षण हुआ। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों के शेल्टर होम पर भेजा गया। मकान के बकाये किराए को लेकर यूपी के आजमगढ़ जिले में एक मकान मालिक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक के पुत्र ने किराएदार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। चर्चा है कि मकान के किराए का बकाया घटना का प्रमुख कारण था। लॉकडाउन के दौरान सोमवार की सुबह सुबह इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस हिरासत में है। गोली से घायल पति पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि घटना आजमगढ़ शहर के अतलस टैंक बदरका मोहल्ले की है, जहां सोमवार की अलसुबह मकान के किराए को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया, जिसके चलते मकान मालिक और उसके बेटे ने किराएदार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में बुरी तरह जख्मी ये दंपत्ति जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों लोगों में उपचार के दौरान पहले पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी ने काफी देर बाद शहर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक का नाम संजीव सिंह है, जो इसी जिले के अहरौला थाने के असिलाई गांव का निवासी था। साधना सिंह संजीव की पत्नी थी। दो भाइयों में बड़ा संजीव सिंह मौजूदा वक्त में शहर के अतलस टैंक बदरका मोहल्ले निवासी राकेश राय के इसी मकान में रह रहा था। संजीव सिंह की शहर के सिविल लाइन में मोटर पार्ट्स की दुकान थी, जो लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी दिनों से बंद चल रही थी। चर्चा है कि परिवार आर्थिक तंगी के दौर में था। बताते हैं कि संजीव सिंह करीब 6 महीने का मकान का किराया नहीं दे पाए थे। मकान मालिक बार बार किराए का मांग कर रहा था। इकलौता 8 साल का बेटा एक सप्ताह पूर्व अपने गांव चला गया था। संजीव और उनकी पत्नी साधना घर में मौजूद थी। मकान के किराए को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। तलाशी के दौरान मौके से एक तमंचा और 2 कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। युवक की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस मकान मालिक और उसके बेटे को लेकर पूछताछ कर रही है। उधर घटना की जानकारी होने पर संजीव के गांव से उनके परिवार और काफ़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। घटना के संबंध में थाने में तहरीर दी। एसपी सिटी पंकज पांडे ने बताया कि मकान के किराए को लेकर यह विवाद होना पता लगा है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। बहरहाल इस हत्या ने सनसनी तो फैला ही दी, लेकिन लोगों के जेहन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि सुबह सुबह ही किराया मांगने ये मकान मालिक क्यों पहुंचा था। राकेश राय द्वारा गोली मारना बताया गया। मौके से कट्टा बरामद हुआ है और इसमें किराए को लेकर विवाद पहले से प्रचलित था। करीब 6.5 महीने का किराया जो उनके द्वारा नहीं दिया गया था, इसको लेकर विवाद बताया और इसमें ये जांच की जा रही है कि सत्यता क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग एवं पीआर नीति के संयुक्त तत्वावधान में 24 मई को कोविड-19 के दौर में टेलीविजन एंकरिंग एवं रिपोर्टिंग स्किल पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं में इस महामारी के दौर में पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां और आवश्यक स्किल पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से मीडिया शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं पत्रकारों ने प्रतिभाग किया। वेबिनार का संचालन कर रहे संयोजक डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने इस कार्यक्रम की एक विस्तृत रूपरेखा पेश की। समय खबरों के संकलन के लिए नए स्किल की आवश्यकता देखने को मिल रही है। घर रहकर सूचनाओं को एकत्रित करना एक नए तरह की चुनौती बन गई है। मुख्यधारा की मीडिया, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया कर्मियों की एक अहम जिम्मेदारी यह है कि वे तथ्यात्मक और सटीक जानकारी इस दौर में अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से दें। और इसके लिए क्या करना होगा, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और भावी पत्रकारों को मार्गदर्शन के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की तरह ही पत्रकारों का बीमा करना चाहिए। आज कोरोना महामारी के दौर में चुनौतियां के साथ पत्रकार फील्ड में काम कर रहे हैं। इस दौर ने पत्रकारों को बहुत कुछ सिखाया है और बेहतर कौशल की जरूरत है। पत्रकारों ने खुद को खतरे में डालकर काम किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की महामारी के दौर में पत्रकारों को विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तमाम सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी और सब जगह से इस तरह की खबर आई, भाई ये संकट का समय है जो निकल रहा है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, डॉक्टर हो, उनके लिए 50-50 लाख का जो बीमा दिया जा रहा है। इस तरह की बात हुई कि भाई अगर इनके साथ कई राज्य सरकारों ने कई जगह पे 1 करोड़ रुपए तक की बीमा देने की बात हुई डॉक्टर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए, लेकिन पत्रकारों के लिए ऐसा किसी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। अब जहाँ तक इस पूरे दौर में जो स्किल्स की जरूरत है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे दौर में हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है। हमको एक चीज ये सिखा दी है कि आपको जो है ऐसे दौर में भी कैसे आपको जर्नलिज्म करनी है, पत्रकारिता करनी है। देखिए एक बात बड़ी तय है, अगर लॉकडाउन भी हो, लॉकडाउन के बीच कहानियों की कमी नहीं होती, स्टोरीज की कमी नहीं होती, मुद्दों की कमी नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए आपको निकलना पड़ता है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पत्रकार अब सड़कों पर निकल कर स्टोरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था? कोरोना संकट से पहले ये हो रहा था कि लोग अपने स्टूडियो में बैठे थे, एंकर्स लोग एक विवाद का मुद्दा उठा लेते थे और जो है एक खास करके कुछ समय में जो ट्रेंड हमने देखा, एक तिलकधारी को बुला लिया और एक वेबिनार में आज तक एवं न्यूज 18 जैसे प्रतिष्ठित चैनलों की पूर्व पत्रकार एवं एंकर नवजोत ने कहा कि पत्रकारों को इंडिपेंडेंट वॉइस बनकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के पहले भी बहुत आपदाएं आई हैं। पत्रकारों ने इस दौर में खबरों को पहुंचाने में कभी कोई कमी नहीं की। कहा कि महामारी से जुड़ी खबरें सही, स्पष्ट और सच्ची होनी चाहिए। पत्रकारों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चैनल में जल्दी के चक्कर में आज गलतियां हो रही हैं और फेक न्यूज़ सामने आ जाती है। उन्होंने एंकरिंग और रिपोर्टिंग के करने के टिप्स दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एंकर और रिपोर्टर बनने के लिए गहन अध्ययन, संवेदना, समझदारी जरूरी है। देखी गई है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, चाहे तबलीगी जमात वाला इशू आया हो, चाहे वो पक्ष विपक्ष की सियासत हो, उसमें तमाम लोग चटकारे लेकर सुनते भी हैं और उसमें हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे टीआरपी अच्छी मिलती है। तो ये एक अलग गेम है। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। मुझे याद है जब हम लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मास कम्युनिकेशन की, तो उसमें कोई पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट नहीं था कि कोई आपदा आ गई या इस तरह का कोई पैंडेमिक आ गया तो उसमें आपको क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि कोरोना काल से पहले कुछ इस तरह की आपदाएं नहीं आई हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी आई है। पत्रकार फील्ड में गए हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग की है, अच्छी बढ़िया स्टोरी, ह्यूमन एंगल स्टोरीज लेकर वो आए हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ तमाम चीजें बदली हैं और लोगों के देखने का, परखने का, उसको समझने का और उसको प्रस्तुत करने का जरिया अंदाज भी बदला है। और ऊपर से एक टीआरपी प्रेशर और ऊपर से आप और हम चाहे इस बात को भले ही सबके बीच में ना कहें, लेकिन ये मानिए कि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, वो चाहे पत्रकार हो या फिर एंकर हो, वो ऊपर होते हैं।
इस मौके पर दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पीआर नीति की निदेशक विभा सिंह ने आभार एवं संगोष्ठी के निदेशक विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वेबिनार का संचालन संयोजक डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने किया। इस मौके पर वेबिनार के आयोजन सचिव डॉक्टर अवध बिहारी सिंह एवं सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार एवं डॉक्टर चंदन भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर आजमगढ़ जिले में सबसे पहले चर्चा में आए जिले के मुबारकपुर कस्बे के एक हिस्से के लोगों को ईद के मौके पर प्रशासन ने एक बड़ी सौगात दी है। ईद की पूर्व संध्या पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने शासन के निर्देशानुसार चक सिकटी नयापुरा कस्बे को 25 मई से राहत देने का फैसला किया है और कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो जाएगा चक सिकटी नयापुरा कस्बा। जिलाधिकारी ने यह आदेश जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रिपोर्ट पर किया है। आपको बता दें कि मुबारकपुर कस्बे के चक सिकटी क्षेत्र के 8 लोग पहले ही दौर में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसकी वजह से यह इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। यहां आने जाने वालों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब 25 मई से इस इलाके के लोगों को इससे निजात मिलेगी। अब इस क्षेत्र के लोग भी लॉकडाउन 4 के तहत 31 मई तक ऑरेंज जोन के वही सभी नियम कानून लागू रहेंगे जो अन्य क्षेत्रों में हैं। गुड न्यूज़ भारत की भी अपील है कि ईद के इस पावन पर्व के मौके पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सब लोग अपने अपने घरों में रह करके ईद का त्यौहार मनाएं और लॉकडाउन के नियमों का 100% पालन